नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा लेकर। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात संध्या। नया सवेरा के सभी दर्शकों को सुप्रभात। आज अगले 1 घंटे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। साथ ही नजर डालेंगे 3 राज्य 3 विधानसभा सीटों पर इस समय मतगणना शुरू हो गई है। किस तरीके के रुझान आने शुरू हो रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। साथ ही आज सावन का पहला सोमवार है। बम बम और हर हर महादेव के जयकारे शिवालयों पर लगाए जा रहे हैं। तमाम तस्वीरें आप तक साझा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे आत्मनिर्भर होते भारत की तस्वीर और हर दिन हर उत्सव से भी आपको कराएंगे रूबरू। चलिए नया सवेरा की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की प्रमुख हेडलाइंस के साथ। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में उपचुनाव के नतीजे आज। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू। चुनाव आयोग की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान और बैंक रिकॉर्ड से जुड़े कानून अपडेट करने की तैयारी। आज संसद में पेश होंगे 2 अहम बिल। सुप्रीम कोर्ट में जज बढ़ाने और एमएसएमई से जुड़े बिल पर होगी चर्चा। झारखंड में पेपर लीक के खिलाफ छात्र आंदोलन का 10वां दिन। बीजेपी ने भी कहा सीबीआई जांच से कम कुछ नहीं मंजूर। सावन का पहला सोमवार आज। महाकाल की निकलेगी पहली शाही सवारी। शिवलिंग पर दूध और जलाभिषेक के लिए उमड़े श्रद्धालु। और ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन। 2030 के लिए अहमदाबाद ने संभाली मेजबानी की कमान। 13 स्वर्ण सहित 39 पदक जीतकर भारत चौथे पायदान पर। आइए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना शुरू हो चुकी है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं नया सवेरा की शुरुआत। आपको बता दें कि 3 विधानसभा सीट के लिए नतीजे आज आने हैं। 3 अलग अलग राज्य जहां पर हो रहे हैं उपचुनाव और आज मतगणना हो रही है। बांकीपुर, दतिया, मांजलपुर, यहाँ पर मतगणना शुरू हो चुकी है। हालांकि पहले डाक मतपत्रों की गिनती हो रही है और इसके बाद आपको बता दें कि ईवीएम में जो कैद हुए हैं वोट, उनकी गिनती शुरू होगी। 8:30 बजे से ईवीएम में दर्ज मतों की गिनती की शुरुआत होनी है और सुबह 8 बजे का समय जो कि डाक मतपत्रों की गिनती के साथ शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो कड़े इंतजाम के साथ चुनाव आयोग मौजूद है। पुलिस और प्रशासन की भी मुस्तैदी साफ तौर पर मतगणना केंद्र पर नजर आ रही है। तो 3 विधानसभा सीट के नतीजे आज आएंगे, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार की बांकीपुर, दतिया और मांजलपुर सीट जहां पर उपचुनाव हुए, जिसकी मतगणना शुरू हो चुकी है। डाक मतपत्रों की गिनती हो रही है और उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम में जो मतदाताओं ने अपने वोट बंद किए हैं उनकी गणना शुरू होगी। तो पहले डाक मतपत्रों की गिनती और उसके बाद ईवीएम में दर्ज मतों की गिनती की शुरुआत। 3 राज्यों की 3 सीटें जहां उपचुनाव के नतीजे आज आएंगे। तो जनादेश किसके साथ होगा ये आज पता चल जाएगा जब गुजरात की मांजलपुर सीट, बिहार की बांकीपुर सीट और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर मुकाबला कड़ा नजर आ रहा है। आपको बता दें मुख्य उम्मीदवार बांकीपुर सीट के नीरज कुमार सिन्हा बीजेपी के, प्रशांत किशोर, जनसुराज, रेखा गुप्ता आरजेडी, यहां त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। बांकीपुर सीट पे यहां मुख्य उम्मीदवार कुछ इस प्रकार हैं। नीरज, प्रशांत और रेखा के बीच यहां कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। देखना होगा कि जब मतगणना पूरी होगी तो किसकी जीत यहां होती हुई नजर आएगी। जनता जनार्दन ने किसको वोट किया है ये ईवीएम में कैद हो चुका है, जिसकी मतगणना अब से 8 बजे से शुरू हो चुकी है। डाक मतपत्रों द्वारा 8:30 बजे से ईवीएम के खोला जाएगा और उसके बाद वहां उसकी मतगणना शुरू होगी। तो बांकीपुर सीट की अगर बात करें तो यहां मुकाबला कड़ा नजर आ रहा है। वहीं दतिया सीट, मध्य प्रदेश की सीट, बड़ी अहम सीट मानी जा रही है। प्रतिष्ठा यहां पर भी साफ तौर पर दिख रही है। आशुतोष तिवारी वर्सेस घनश्याम सिंह कांग्रेस, यहां इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है और देखना होगा कि दतिया पर कौन कब्जा करता है, कौन किसकी कुर्सी यहां पक्की हो जाती है। दतिया सीट पर क्या भाजपा जीत लेती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहां भी गढ़ रहा है भाजपा का। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बार भी क्या भाजपा परचम फहरा पाएगी या नहीं। और आपको बता दें कि इस सब के बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने पूर्व विधायक
राजेंद्र भारती को पार्टी से बाहर कर दिया है और पार्टी ने कार्रवाई भीतरघात के आरोपों के बाद की है। तो आपको बता दें कि आज हो रही है मतगणना, 3 अलग अलग राज्य जहां पर उपचुनाव संपन्न कराए गए और उसके बाद हो रही है मतगणना। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां दतिया उपचुनाव के नतीजे आने से पहले इस कार्रवाई ने पार्टी के भीतर हलचल को पैदा कर दिया है, जो कार्रवाई कांग्रेस की तरफ से हुई। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने चुनाव के दौरान पार्टी के अंदर ही विरोध और भीतरघात का आरोप लगाया था और इस सब के बाद संगठन ने राजेंद्र भारती को निष्कासित कर दिया। दतिया सीट राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म होने के बाद खाली हुई थी। दिल्ली की एक अदालत ने 2 अप्रैल को कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया था। सजा के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता स्वतः समाप्त हो गई थी। तो राजेंद्र भारती कांग्रेस पार्टी से बाहर। उपचुनाव में भीतरघात के आरोप के बाद राजेंद्र भारती को कांग्रेस से निष्कासित किया गया है। कांग्रेस का ये बड़ा एक्शन, जहां कहीं ना कहीं राजेंद्र भारती पर की सदस्यता खत्म होने से दतिया चुनाव पर भारी असर पड़ता हुआ नजर आएगा। और बांकीपुर सीट पर इस समय किस तरीके की मतगणना चल रही है, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कड़े इंतजाम किए गए हैं। मधुरेश पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मधुरेश, 8 बजे का समय जब मतगणना की शुरुआत हो चुकी है, किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, कितने केंद्रों पर मतगणना की शुरुआत हो चुकी है, कांटे की टक्कर कैसी नजर आ रही है, क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही है। मुकाबला तो बेहद दिलचस्प है, त्रिकोणीय है और साख पर लगी हुई है। जन सुराज के संस्थापक जो प्रशांत किशोर हैं, उनकी इज्जत भी कहेंगे तो साथ में लगेंगे। दूसरी तरफ से बीजेपी का 40 साल पुराना किला है, इसको भी बचाना बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ अगर बात करें सुरक्षा इंतजाम की, त्रिस्तरीय सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पहले बिहार पुलिस, उसके बाद सीआरपीएफ, उसके बाद फिर सीआरपीएफ की एक दूसरी बटालियन भी है, उसको खड़ा किया गया है। जो पूरा रोड है उसको ब्लॉक किया गया है और एक चिन्हित इलाका बनाया गया है, जिससे आगे जो पार्टी के जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। प्रवेश केवल उन्हीं को दिया जा रहा है जिनके पास से निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र है और वो बूथ जहाँ पे मतगणना केंद्र है वहां पे अंदर वही लोग जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल अभी 8:10 के आसपास हो रहा है और फॉर्म 17 का जो सेकंड पार्ट है वो अभी भरा जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि फॉर्म 17 का जो फर्स्ट पार्ट है वो तब भरा जाता है जब ईवीएम को सील किया जाता है और वहां पे जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उस पर सिग्नेचर करते हैं, नंबर ऑफ टोटल पोल्स को अपने रजिस्टर से मिलान करते हुए वहां पे वो सिग्नेचर करते हैं। अब ये फॉर्म 17 भरा जा रहा है का पार्ट 2 भरा जा रहा है। यहाँ पे पोलिंग एजेंट जो मतगणना केंद्र के अंदर बैठे हुए हैं वो कुल मत को जो मिलान किया गया था उसको देखते हुए यहाँ पे आप साइन करेंगे कि जितनी नंबर ऑफ पोलिंग ईवीएम मशीन में हुई थी उतनी ही यहाँ पर शो कर रही है। और ये जब वो साइन करेंगे इसके बाद फिर पोस्टल बैलेट की पहले गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम से मतों की गिनती शुरू होगी। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि टोटल 31 राउंड की गिनती बांकीपुर उपचुनाव के लिए होनी है। 14 टेबल लगाए गए हैं जिस पर और समझा जा रहा है कि सुबह 11 बजे के आसपास तक लगभग ये साफ हो जाएगा कि जनता ने अपना प्यार किसको दिया है, जनता ने अपना नेतृत्व करने का जो मत के लिए जो मतदान है वो किसको दिया है। चलिए, दतिया से हमारे साथ हमारे संवाददाता श्रेयस भी जुड़े हुए हैं। श्रेयस, आपसे अपडेट लेना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा से लेकर के मतदान तक काफी हॉट सीट रही है दतिया। आज मतगणना की अगर हम बात करें तो किस तरह का नजारा नजर आ रहा है, क्योंकि अगर प्रत्याशियों की बात करें तो सभी आश्वस्त होंगे अपनी जीत को लेकर। बिल्कुल, इस समय जहां पर काउंटिंग हो रही है दतिया के पॉलिटेक्निक कॉलेज में, मैं इस समय वहीं पर खड़ा हूं और सुबह के 8 भी बज चुके हैं और जो मतगणना की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से जो है वो शुरू भी हो चुकी है। अभी बात करें तो जब हम लोग मतगणना स्थल पर आ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे आशुतोष तिवारी जी, वो भी अभी यहाँ पर थे और घनश्याम सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो भी यहाँ पर थे। तमाम जो दोनों लोग और उनके कार्यकर्ता थे, तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, सभी में जो बहुत उत्साह भी है। काउंटिंग की बात करें तो 21 यहाँ पर टेबलें लगाई गई हैं और 15 राउंड में इसमें काउंटिंग होगी। जो
लगभग जो है जो 1 से 2 या 2:30 बजे के बीच देखा जाए तो जो एक परिणाम है उसका कहीं ना कहीं प्रारूप जो है वो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि किसके पक्ष में जो है वो रिजल्ट आएगा। दतिया की बात करें, क्योंकि आपने कहा कि दतिया हॉट सीट था, तो लगातार जो दतिया जो है काफी जो है हॉट सीट का कारण भी ये रहा कि 6 दतिया में जो है वो बूथ थे और 6 बूथ में मध्य प्रदेश सरकार के 6 कैबिनेट मंत्री जो है नियुक्त किए गए थे 6 बूथ को मैनेज करने के लिए। इसके साथ साथ तमाम केंद्रीय मंत्री और तमाम जितने भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वो भी यहाँ पर थे। इसके साथ साथ कांग्रेस के भी जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी वो भी लगातार यहाँ पर रहे, दिग्विजय सिंह यहाँ पर लगातार रहे, उमंग सिंघार यहाँ पर लगातार रहे। तो जितने वरिष्ठ नेता कांग्रेस की तरफ से सक्रिय भले ही रहे। सब बड़े नेता रहे हों, लेकिन आपसी फूट भी यहाँ पर चुनाव के दौरान देखने को मिली है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो पूर्व विधायक थे जिनका विधायकी निरस्त हुआ भारती जी, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी ये आरोप लगा कि उनका जो है उन्होंने अंदरूनी तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है हरवाने के लिए उन्होंने पूरी ताकत लगाई। कहीं ना कहीं ये आरोप उन पर लगाया। आज सुबह सुबह भी देखा जाए तो उनको पार्टी से भी जो है वो निष्कासित किया गया है। बिल्कुल, तो यहाँ हमारे साथ मधुरेश भी जुड़े हैं। मधुरेश का एक बार और रुख करेंगे। मधुरेश, अगर आज वहाँ की बात करें, बांकीपुर सीट की बात करें, तो किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है? कहाँ कहाँ क्या सीसीटीवी की फुटेज से भी यहाँ मदद ली जा रही है, एआई की भी मदद ली जा रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए खास करके मतगणना केंद्र जो है वहाँ पे जो प्रक्रिया है वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग तो कराई जा ही रही है। इसके अलावा भी जगह जगह पे सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं ताकि 0.01% तरह की चूक न हो जाए मतगणना में। किसी तरह का जो कई बार होता है कि आरोप लगाए जाते हैं कि मतगणना सही से नहीं हुई है, तो पूरी प्रक्रिया जो है वो कैमरे की जद में होगी। हर एक क्लियर होगा, प्रत्याशी को भी, चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे रेखा गुप्ता हो या फिर बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा हो, तीनों मुकाबला त्रिकोणीय और समझा जा रहा है कि इन तीन के बीच में मुकाबला है। तो तीनों में से अगर कोई भी प्रत्याशी जीतता है तो जो प्रत्याशी हारेगा उसके पास में अगर उस तरह का ऑब्जेक्शन करता है तो मधुरेश, यहाँ एक और बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि प्रशांत किशोर के ऊपर यहाँ बड़ा दाव लगा हुआ है। प्रशांत किशोर ने पहले भी बड़ा ट्राई मारा लेकिन नहीं हो पाया उनसे वो सफल राजनीतिक करियर उनका। अब इस बांकीपुर सीट से उनकी निगाहें टिकी हुई हैं। प्रशांत किशोर चाहते हैं कि हमारा खाता खुल जाए जनसुराज का। कितनी संभावनाएं प्रशांत किशोर की यहाँ पर है इस समय? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। 2025 के आम विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने पूरी जोर लगाई थी। लगभग 2 साल इलेक्शन से पहले उन्होंने पद यात्रा किया, फिर अपनी पार्टी बनाई, पार्टी बनाने के बाद अपने कैंडिडेट उतारे और पहली बार राजनीति में देखा गया कि कैंडिडेट उतारने से पहले उसकी परीक्षा ली गई, उसका इंटरव्यू लिया गया, लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर एक भी पर हासिल नहीं कर पाए। और अब इस बार बांकीपुर में उन्होंने खुद मोर्चा संभाला है और निश्चित रूप से प्रशांत किशोर के लिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। और जहां तक बात करें जीत की संभावना की, तो देखिए जीत की संभावना तो चूंकि बीजेपी का ये गढ़ रहा है पिछले 40 सालों से, तो नीरज कुमार सिन्हा के को ये अगर कहा जाए कि इसकी संभावना ज्यादा है तो गलत नहीं होगा। लेकिन प्रशांत किशोर इस पूरी चुनाव के दौरान जब से इलेक्शन अनाउंस हुआ उस समय से लेकर के आखिरी वक्त तक लगातार जमीन पर मेहनत करते हुए दिखे। ऐसे में उनकी दावेदारी भी कम नहीं कही जा सकती। हालांकि राजद प्रत्याशी रेखा कुमारी गुप्ता जो है उनका जो चुनाव प्रचार था वो कहीं ना कहीं कमजोर था, क्योंकि पूरे इलेक्शन प्रोसेस के दौरान जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो तेजस्वी यादव पूरे देश से ही गायब थे, बिहार में ही नहीं थे। आखिरी के 2 दिन वो पहुंचे और छोटी मोटी जनसभा की, कोई बड़ी रैली नहीं किया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक की कमी रेखा गुप्ता के कैंपेन में दिखी। जबकि बीजेपी की बात करें, नीरज कुमार सिन्हा के लिए बड़े बड़े नेता जो थे वो कैंपेन कर रहे थे। खुद नितिन नवीन ने मोर्चा संभाला हुआ था, कई जनसभाएं उन्होंने की, कई एक रोड शो भी किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी मोर्चा संभाला और लगभग 40 जो स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के वो लगातार नीरज कुमार। बिल्कुल मधुरेश, तो देखना दिलचस्प होगा कि जनता जनार्दन ने किसको वोट दिया है, किसकी इसमें जीत होती है। और 3 राज्य 3 विधानसभा सीट पर इस समय सभी की नजरें टिकी हुई हैं जब मतगणना का दौर शुरू हो गया। मधुरेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही दतिया से जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे, लिए चलते हैं आपको खबरों के माध्यम से झारखंड, क्योंकि झारखंड में छात्र अब आर पार के मुड़ में नजर आ रहे हैं। JPSC और JSSC की परीक्षाओं में कथित धांधली, पेपर लीक और भ्रष्टाचार को लेकर उनके आंदोलन का आज 10वां दिन है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। तेज धूप, उमस और बारिश का उन पर किसी तरह का कोई असर नहीं हो रहा है। छात्रों की मांग है कि 14वीं JPSC PT रद्द हो। निष्पक्ष जांच की मांग भी साथ ही साथ की जा रही है। तो झारखंड में हम देख रहे हैं कि छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है, लेकिन सरकार है जो कि जिसकर सिर पर जूं रेंगती हुई भी नजर नहीं आ रही है और CBI जांच की मांग की जा रही है। पूरे मामले की CBI जांच हो, ये कहना है छात्रों का। झारखंड में छात्रों की तमाम तरह की मांगे, जिसमें दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। JPSC और JSSC की परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जहाँ पर झारखंड में छात्रों ने अब खोल दिया है मोर्चा। लंबित भर्तियां जल्द हो पूरी, ये मांग भी की जा रही है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और OMR कट ऑफ पर स्पष्टीकरण भी मांगा जा रहा है छात्रों की तरफ से। इधर झारखंड में विपक्ष ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाने का ऐलान किया है। कहा है कि सोरेन सरकार के राज में छात्रों का हित ताक पर रख दिया गया है। मैं कहता हूं कि भाई वहाँ पेपर लीक नहीं है, वहाँ तो बेचा जा रहा है नौकरी को। 20 लाख में, 25 लाख में, 50 लाख में, करोड़ में JPSC में चला गया है। चेयरमैन से लेकर के सदस्य और उस दफ्तर में जो लोग भी पदाधिकारी है, उन सारे लोगों के ऊपर FIR करिए, उनको सब गिरफ्तार करिए और अध्यक्ष से लेकर इन सबको वहाँ से हटाइए। तो झारखंड में देख रहे हैं हम किस तरीके से परीक्षा भर्ती मामले में और परीक्षाओं जैसे कि JPSC और JSSC में जिस तरीके की धांधलियां, अनियमितताएं आ रही हैं, उसको लेकर छात्रों का आंदोलन अब 10वें दिन पहुंच चुका है। दिवाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं रांची से। दिवाकर का रुख करते हैं। दिवाकर, क्या ताज़ा अपडेट है? 10वें दिन आंदोलन पहुंच चुका है। छात्रों की मांग को लेकर क्या सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आया है? कि अभी तक तो सरकार की ओर से उस तरीके से पहल नहीं हुई। हालांकि सिर्फ CID जांच के मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी है, 11-12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अभी जो नया खुलासा ये हुआ है कि जो अभ्यर्थी सक्सेस हो गए थे, जो नौकरी कर रहे थे, उनसे भी पूछताछ के लिए आज उनको गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा ये है कि ये जो आमरण अनशन इनका जो अब शुरू होने वाला था, उसमें आज जो कुछ छात्र नेता हैं, उन्होंने बाकायदा भूख हड़ताल करने की घोषणा की है। तो ये आंदोलन अब चरणबद्ध तरीके से और लंबा होता जा रहा है और आंदोलन को एक नया रूप जो है वो अब छात्र नेता यहाँ पर देने की तैयारी में लग गए, क्योंकि विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है। इसी हफ्ते से शुरू हो रहा है, 6 तारीख से शुरू हो रहा है। तो वैसे में विधानसभा सत्र के घेराव की भी तैयारी है और लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता मुखर हो रहे हैं इस मुद्दे पे, तो विधानसभा की कार्रवाई में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो लगातार झारखंड में जो है परीक्षाओं में अनियमितता, कथित तौर पर घोटालों का मामला लगातार अब सुर्खियां बन रहा है और अब जो गहमागहमी है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। रात में हालांकि बहुत तेज बारिश यहाँ पर हो रही थी और वहां पर चूंकि जहां पर ये धरना स्थल है वहां पर काफी कम संख्या में रात में बच्चों को वहां से हटाया गया और इस तरीके से बच्चों को रात में
जो है वो छात्र जो है वो दूसरी जगह पर चले गए, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही थी उसमें वहां पर रुकना संभव नहीं था। और अभी अब थोड़ी देर बाद करीब 9-10 बजे के आसपास फिर बच्चों का वहां पर जमावड़ा लगेगा। लेकिन आंदोलन जिस तरीके से कल शाम में जो मसाल जुलूस निकला है और जो आक्रोश था, जो भीड़ दिखा, उसमें छात्रों के अलावा आम जन भी, उनके माता पिता भी अब शामिल होने शुरू हो गए। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड में जो परीक्षाओं में अनियमितता का मामला है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है और आंदोलन अब करीब 10 दिनों तक पहुंच गया है। और यहाँ पर अनियमितताओं का मामला तो है ही, लेकिन छात्रों के बयान को अगर हम देखें तो बड़ा ही संगीन और गंभीर मामला भी यहाँ पर नजर आता है, जब छात्र ये बात कहते हैं कि पेपर लीक से बढ़कर भी यहाँ पर तो बोली लगाई जाती है और रिजल्ट या फिर कहें कि सीट को लेकर के बिकवाली होती है और पैसे तय कर दिए जाते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे झारखंड में ये मामला सिर्फ आज का नहीं है। झारखंड में कई वर्षों से जितनी भी परीक्षाएं हुई है, चाहे वो जेपीएससी की परीक्षा हुई हो, जेएससीसी की परीक्षाएं हुई हो, टेट की परीक्षा हुई है, इसके अलावा टीचर नियुक्ति की जो परीक्षाएं हुई है, सब में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी की शिकायत। इसके अलावा एक सीजीएल उत्पाद सिपाही भर्ती का मामला था, उस दौरान आपको याद होगा कि किस तरीके से झारखंड में प्रोटेस्ट हुआ था और करीब 18-19 बच्चों की जो है उस समय मौत हो गई थी उस दौरान। तो ये मामला लगातार यहाँ पर सुर्खियां बन रहा है। और अभी जो जेपीएससी का ताजा मामला है, ये निश्चित पर एक यूनिक मामला है कि ओएमआर सीट ही लीक हो जाता है, ओएमआर सीट में भी फेरबदल कर दिया जाता है और बिना जेपीएससी के किसी अधिकारी के पीटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। तो छात्रों की सीधा सीधी मांग है कि जेपीएससी अभी जो हुआ है इसकी तो रद्द किया ही जाए, जो पीटी का रिजल्ट निकला, इसके पहले भी जो जेपीएससी है सभी की जांच होनी चाहिए और कम से कम पिछले 1-2 जो जेपीएससी है उसको रद्द किया जाए। इसके अलावा क्योंकि झारखंड में परीक्षाएं रेगुलर नहीं होती है, नियुक्ति परीक्षाएं कई वर्षों के गैप पर होता है। झारखंड बने 25 वर्ष हो गए, लेकिन जेपीएससी की अभी तक मात्र 13 से 14वीं परीक्षा ही हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ लेट लतीफी का भी काम है। तो पूरी तरीके से जो छात्र हैं वो उग्र है और वो कहते हैं कि उनका एज भी क्रॉस कर जाता है, इसके बावजूद सरकार संज्ञान नहीं लेती है। तो उनका कहना है कि पूरे सिस्टम में रिफॉर्म की जरूरत है और इसीलिए शायद छात्र अब अपने आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से और आगे बढ़ा रहे हैं। और अब वो मुख्यमंत्री के इस्तीफे तक बात पहुंच गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद शिक्षा मंत्री भी है राज्य के। तो लगातार दिवाकर यहाँ यही समझना चाहेंगे कि अब छात्रों की आगे क्या स्टेप है, क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि 10 दिन हो चुके हैं उनके प्रदर्शन और आंदोलन को लेकर के। अब किस दिशा में उनका ये प्रदर्शन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि छात्र पूरी तरह से आक्रोशित तो नजर आ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड में जो आंदोलन इन छात्रों का चल रहा है, जो प्रदर्शन चल रहा है, ये यूनिक तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। कल भी मैंने दिन भर लगातार आपको तस्वीरों को दिखाया कि कितने शांतिपूर्ण तरीके से जो छात्र हैं वो अपनी बात को उठा रहे हैं, बाकायदे धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। और उसमें अब लड़कियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। कल जो हमको लगता है कि कल 60 और 40 का रेशियो था, लड़कियां शाम होते होते लड़कियों की संख्या ज्यादा बढ़ गई। तो आप समझ सकते हैं कि आक्रोश किस तरीके से विद्यार्थियों में बढ़ रहा है और ये जो आंदोलन है वो चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि विधानसभा का सत्र शुरू होना है, लोगों ने घोषणा भी कर दिया है कि विधानसभा का घेराव करेंगे। साथ ही साथ आज से कुछ छात्र नेता जो है वो भूख हड़ताल की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये फेज बाइट अब आंदोलन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि सरकार की ओर से कोई नुमाइंदगी अभी तक नहीं पहुंचा है, सीआईडी जांच की बात हो रही है, लेकिन छात्रों को विश्वास नहीं है। छात्रों का सीधा सीधी कहना है कि सीआईडी के जरिए सरकार इस मामले की लिपापोती करने में जुड़ी है और उन्हें सिर्फ सीबीआई जांच पे ही वो इस बात पर तैयार होंगे और सीबीआई जांच इस पूरे मामले की होनी चाहिए। बिल्कुल दिवाकर, अगर देखना होगा कि छात्रों का यह आंदोलन आगे कितना और जाता है और सरकार क्या इनकी आवाज सुनती है या नहीं, या सिर्फ सीबीआई जांच को लेकर सरकार अपनी स्पष्टीकरण देती रहती है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि यहाँ विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है और विपक्ष लगातार हमलावर है। दिवाकर, तमाम जानकारियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदन में आज कई बड़े विधेयक पेश किए जाएंगे और कई पारित भी हो सकते हैं। सरकार की ओर से आज लोकसभा में भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक और बैंक कार्रवाई साक्ष्य विधेयक पेश किए जाएंगे। इन विधेयकों के जरिए सरकार पुराने कानून को बदलना चाहती है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक के जरिए नया कानून लाया जा रहा है और इसका मकसद ISI को दुनिया के प्रमुख सांख्यिकी और शोध संस्थानों में शामिल करना है। संस्थान को मजबूती के साथ दर्जा दिए जाने का इसमें प्रावधान नजर आता है। ISI बनेगा सशक्त वर्ल्ड क्लास रिसर्च सेंटर भी बनाने की बात इसके माध्यम से की जा रही है। संस्थान के कामकाज के लिए स्पष्ट और आधुनिक कानूनी व्यवस्था भी बनाई जाएगी और इससे संस्थान को बेहतर तरीके से चलाने और साथ ही साथ शोध को, रिसर्च को बढ़ावा देने में भी मदद मिलती हुई नजर आएगी। वहीं बैंकर बही साक्ष्य विधेयक डिजिटल बैंकिंग सुधार के इरादे से लाया जा रहा है। बैंकिंग से जुड़े पुराने कानून को डिजिटल दौर के अनुसार बदला जाएगा। अब केवल कागजी रिकॉर्ड ही नहीं बल्कि डिजिटल रिकॉर्ड को भी कानूनी मान्यता देने की व्यवस्था होगी। कानून को आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाया जाएगा
और इसके अलावा अगर आपको बताएं तो आज लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट से जुड़े उस महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा प्रस्तावित है जिसमें जजों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान है। लगातार हम देख रहे हैं कि लोकसभा की कार्यवाही बाधित हो रही है। विपक्ष के हंगामे के चलते आज सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी प्रश्नकाल के साथ, जहां कई लोकहित और जनहित से जुड़े मुद्दे हैं। जो विधायी कार्य हैं वो सूचीबद्ध हैं, जिसमें जजों की संख्या से जुड़ा जो महत्वपूर्ण बिल है जो लगातार पेश होने के बाद चर्चा के लिए लाया जा रहा है, बार बार सूचीबद्ध हो रहा है। लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते बार बार व्यवधान के कारण सदन को स्थगित करना पड़ रहा है, सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ रहा है, जिस वजह से इस बिल पर चर्चा नहीं हो पा रही है। और हर रोज हम देख रहे हैं कि जजों की संख्या से जुड़ा ये जो बिल है वो लोकसभा के विधायी कार्य में सूचीबद्ध हो रहा है। बात अब उच्च सदन की करते हैं। राज्यसभा की करें तो यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर उच्च सदन में चर्चा होगी और इसके जरिए एमएसएमई क्षेत्र को नई दिशा देने की भी तैयारी की जा रही है। एमएसएमई को नया कानूनी ढांचा इसके माध्यम से मिलता हुआ नजर आएगा। एमएसएमई के लिए नए नियमों का प्रस्ताव भी है। भुगतान और वर्गीकरण में बड़े बदलाव के प्रावधान ये बिल करता है। साथ ही आपको बता दें कि एमएसएमई सुधार पर राज्यसभा में आज चर्चा हो सकती है। एमएसएमई विकास कानून में संशोधन की आज जो इस प्रस्तावित बिल से की गई है उसमें संशोधन के लिए चर्चा के बाद इस बिल को पारित कराने की कोशिश की जाएगी। एमएसएमई को राहत देने वाला ये संशोधन विधेयक है और जो छोटे उद्योग हैं, सूक्ष्म उद्योग है, लघु उद्योग है, उनको किस तरीके से कानूनी प्रक्रिया में डाला जाए, उनको किस तरीके से एक सपोर्ट दिया जाए, इस एमएसएमई बिल के जरिए कहीं ना कहीं ये भरपूर कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार पर देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिल रहा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आपको बता रहे हैं बाबा बैद्यनाथ धाम जो कि देवघर में है, उज्जैन के महाकालेश्वर और साथ ही साथ गौरी शंकर मंदिर और काशी विश्वनाथ की वाराणसी की तस्वीरें भी आपके साथ हम कर रहे हैं साझा, क्योंकि आज है सावन का पहला सोमवार। हर हर महादेव के जयकारों से शिवालय गूंज उठे हैं। झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हैं। तो वहीं उज्जैन की बात की जाए तो महाकालेश्वर मंदिर में भस्मारती और विशेष पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं बात वाराणसी की करें तो यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर, यहाँ पर भी ज्योतिर्लिंग मौजूद है। वहाँ सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालु ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। तस्वीरों के जरिए आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही है। श्रद्धालु की भारी भीड़ और रात से ही कहीं ना कहीं भक्त कतार में खड़े होकर शिवालय में बाबा का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। हर हर महादेव के, बम बम भोले के जयकारे लगाए जा रहे हैं। मंदिर में भी भक्तों की पूजा अर्चना कर भगवान शिव का आशीर्वाद उन्होंने लिया है और सभी के लिए मंगल कामना की है। और साथ ही साथ बेलपत्र और धतूरे का अर्पण यहाँ विशेष महत्व रखता है, क्योंकि शिवलिंग पर जल और दूध का अभिषेक होता है। और तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि कैसे महाकालेश्वर हो, बाबा बैद्यनाथ धाम हो, फिर वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर हो या दिल्ली का गौरी शंकर मंदिर, यहाँ भव्य तस्वीरें आप तक डीडी न्यूज़ लगातार पहुंचा रहा है। तो पंचामृत से अभिषेक किया जा रहा है बाबा भोलेनाथ का और दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। सावन महीना लग चुका है और सावन माह का आज पहला सोमवार है, लिहाजा बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिव मंदिर में पहुंचे हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम की तस्वीरें आपके साथ कर रहे हैं साझा। महाकालेश्वर मंदिर जहाँ पर विशेष पूजन अर्चन किया गया है और हमारे संवाददाता भी लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं और ताज़ा तस्वीरों के साथ इस समय मौजूद है हरिकेश हमारे साथ जुड़ी हुए हैं वाराणसी से, वहीं सुवेश गाजियाबाद से जुड़ी हुए हैं। सबसे पहले हरिकेश के पास चलते हैं। हरिकेश, हर हर महादेव। सबसे पहले सावन का पहला सोमवार है, तस्वीरों के जरिए ही आपसे जानना चाहेंगे कि बाबा विश्वनाथ धाम में किस तरीके के आज दर्शन कराए जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था के कितने कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप दोनों को काशी से हर हर महादेव। और जैसा कि आपने पूछा कि बाबा विश्वनाथ के यहाँ किस तरह के इंतजामात किए गए हैं सावन के पहले सोमवार को, तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो श्रद्धालु हैं उनके लिए 7 द्वार से 7 कतारें लगाई गई हैं। मैदागिन से लेकर गोदौलिया तक नो ट्रैफिक जोन कर दिया गया है। इसके अलावा ये ख्याल रखा गया है जो दिव्यांग हैं, वृद्धजन हैं, उनको मैदागिन से या गोदौलिया से जो कार्ड्स होती हैं, ई रिक्शा जो होता है, वो चला के उनको गेट नंबर 4 तक ले जाया जा रहा है। जो कांवड़िए हैं
जो चले थे गंगा जल लेके जलाभिषेक करने के लिए, वो कल शाम से ही कतारों में लग गए, क्योंकि उन्हें आज सावन के पहले सोमवार को जल चढ़ाना था बाबा विश्वनाथ का। इसके अलावा पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया गया है पूरे गोदौलिया से लेकर मैदागिन तक। जो भी द्वार हैं उनमें एलईडी लगाई गई है, जिससे बाबा के साक्षात दर्शन करते रहे लोग अगर कतार में लगे हुए हैं। मैं यहाँ पर अभी उपस्थित हूँ, वहां से थोड़ी लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे ये मंदिर है मल्लिकार्जुन महादेव का। क्योंकि काशी में भी 12 ज्योतिर्लिंग का प्रसंग है, ऐसी व्याख्या है। काशी में वाराणसी और अस्सी नदी के बीच में 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं। जो यहाँ के लोग हैं और बाहर के भी जो लोग हैं वो आते हैं। और आजकल तो गूगल पे चूंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, यहाँ के सांसद, देश के प्रधानमंत्री ने इतना स्ट्रेस दिया है, इतना प्रचार किया है बाबा विश्वनाथ हमारे का। संवाददाता मोहित भी जुड़े हुए हैं गौरीशंकर मंदिर से। मोहित, आप बताइए किस तरह का नजारा आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि सावन का पहला सोमवार है। ओम नमः शिवाय के साथ भक्त बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे होंगे। किस तरह से वर्णन करेंगे आप इन तस्वीरों का? संध्या, सावन के पहले सोमवार की आपको और भावना, आप दोनों को ही बहुत 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 शुभकामनाएं। और हमेशा से ये कहा जाता है कि कर्ता करे न हो सके, शिव करे सो होए, और 3 लोग नौखंड में, शिव से बड़ा न कोई। तो जो घट घट के वासी हैं, जो अंतर्यामी हैं, जो हर किसी के स्वामी हैं, ऐसे एक महादेव के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए सावन के पहले सोमवार की शुरुआत करते हुए समस्त देशवासियों को सावन के पहले सोमवार की शुभकामनाएं देता हूं। और आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर से। ये मंदिर, इसका इतिहास 800 साल से भी ज्यादा पुराना है। और आप समझिए कि 18वीं शताब्दी में जो मराठा राजा थे अप्पा गंगाधर राव, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। और आप समझिए कि ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहां के बेसमेंट में आपको 12 ज्योतिर्लिंग के एक साथ दर्शन होते हैं। और आप समझिए कि ये ऐसा मंदिर है जहां की भव्यता, दिव्यता कभी भी कम नहीं होती है। सावन की बात हो, चाहे इसके अलावा शिवरात्रि की बात हो, या फिर किसी भी सोमवार की बात हो, इस मंदिर को आप देख सकते हैं। हमारे कैमरा सहयोगी हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आपको एक बार वो मंदिर की भव्यता, दिव्यता और उस दृश्यता को बहुत करीब से दिखाएं। आप समझिए कि यहाँ पर हर तरीके से इस मंदिर के हर एक जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुख सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अलग अलग तरीके से यहाँ बैरिकेड की गई है, लाइनें व्यवस्थित तरीके से हैं। और साथ ही मैं आपको दिखाऊं कि अभी भी इस मंदिर में पहुंचने के लिए अलग अलग 4 द्वार बनाए गए हैं। एक आप सामने देख पा रहे होंगे, लाल किले से सीधा जो रास्ता आ रहा है चांदनी चौक में, जो कि आगे खारी बाबली के लिए जा रहा है, उस मार्ग से लोग यहां प्रवेश कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप समझिए कि सुबह से ही लोगों का यहां जमावड़ा शुरू हो गया है। कोई यहां दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या किसी भी आप सूबे का जिक्र करें, यहां पर जो बाबा के अनुयायी हैं, बाबा के भक्त हैं, वो हर जगह से पहुंचते हैं। और इसकी प्रमुख वजह यह भी है क्योंकि जिन लोगों का जुड़ाव इस मंदिर से है वो बहुत पुराना है। चांदनी चौक का अपना इतिहास है, इस मंदिर का अपना इतिहास है। और इस मंदिर के बारे में हमेशा से लोग जो इसकी चीजों को, इसके महत्व को जानते हैं, वो इस मंदिर में जरूर पहुंचते हैं। और भावना, महज इसी मंदिर की मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, इसके अलावा दिल्ली के कई सारे ऐसे मंदिर हैं, जैसे नीली छतरी वाला मंदिर है, या फिर पवित्र गुफा का जो गुफा वाला मंदिर है, ऐसे तमाम ऐसे राजधानी दिल्ली नहीं लगा हो। हमारे साथ गाजियाबाद के शिव मंदिर से हमारी सहयोगी संवाददाता सुयश भी जुड़ी हुई हैं। सुयश, आप बताइए कि किस तरह से वहां पर भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, पंचामृत अभिषेक किया जा रहा होगा और क्या कुछ खास हो रहा है यहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अभी हम दूधेश्वर महादेव मंदिर में हैं और जैसा आप मेरे पीछे देख पा रही हैं, ये नंदी की तस्वीर आपको नज़र आ रही है। सबसे पहले श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं और पीछे रोक दिया जा रहा है क्योंकि गर्भगृह में, जिससे श्रद्धालुओं को तकलीफ ना हो, बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम सभी वर्ग आ रहे हैं। और आप देखिए, स्वयं सेवक जो यहाँ पर हैं उनको भी लगाया गया है, साथ में प्रशासन की तरफ से भी पूरी व्यवस्था की गई है क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि दूधेश्वर महादेव को अब कॉरिडोर बनाया जा रहा है, तो इसकी भी पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी ये मान्यता है कि सबसे पहले सावन के सोमवार में हम आकर के जल चढ़ाएं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रात को 12 बजे से ही लाइन में लग चुके हैं। कहाँ से आई हैं? मैं जगदीश नगर गाजियाबाद। दर्शन करने जा रही हैं, कितनी देर से लाइन में लगे? 45 मिनट्स हो गए हैं। आप कहाँ से? मालीवाड़ी से।
तो देखिए यहाँ पर 45 मिनट से 1 घंटे से लोग लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे की गई है कि 3 दरवाजे अंदर एंट्रेंस के लिए खोले गए हैं, जो आकर के बाबा पे सीधे दर्शन के लिए लोग जा सकें। महिलाओं के लिए अलग कतार बनाई गई है और जो पुरुष हैं वो उनके लिए अलग। और जिस तरीके का उद्घोष आप यहाँ पे सुन रहे हैं हर हर महादेव का, मैं चाहूंगी अपने सहयोगी से कहूंगी कि कोशिश करके आपको दर्शन भी कराएं कि किस तरीके से आप देखिए यहाँ का जो माहौल है वो भक्तिमय हर्षोल्लास से छाया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए श्रद्धालुओं में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, बेलपत्र, धतूरा, गंगाजल से प्रभु का यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। और आप देखिए लगातार प्रशासन की ये कोशिश है कि किसी भी श्रद्धालु को कोई तकलीफ ना हो। वो लगातार यहाँ बीच बीच में लाइन में जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जलाभिषेक होता है तो मंदिर प्रांगण में भी चारों तरफ पानी फैल जाता है। उसकी भी यहाँ व्यवस्था की गई है कि बीच बीच में मंदिर को साफ किया जाए। और जिस तरीके का उत्साह आप देख रहे हैं, बच्चे हैं। और आज क्योंकि जहाँ सावन का पहला सोमवार है वहीं से आज वर्किंग डे भी शुरू होता है अपना, तो अधिकतर आप देख रहे होंगे लोगों की कोशिश है कि अपने दिन की शुरुआत ऑफिस जाने से पहले क्यों ना बाबा के दर्शन करके और उन पे जलाभिषेक करके किया जाए। तो तमाम यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन मंदिर प्रशासन की अगर बात की जाए तो उसकी व्यवस्था यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। बिल्कुल सुएश, मोहित और हरिकेश, ये तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए, और जिस तरीके से उद्घोष लगाया जा रहा है हर हर महादेव का और बम बम भोले का, ये गुंजायमान है। और ये तस्वीरें साफ तौर पर पेश कर रही हैं कि किस तरीके से सावन के सोमवार के पहले दिन श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है, हर्षोल्लास है, और ये कोशिश है कि एक झलक बाबा की मिल जाए और वो जलाभिषेक कर दे। तमाम जानकारियों के साथ और इन तस्वीरों के साथ आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का आशीर्वाद पाने के लिए श्रद्धालु नर्मदा नदी के पवित्र जल से महादेव का अभिषेक करने के लिए लंबी लंबी कतार में खड़े हैं। पूरे मंदिर में ओम नमः शिवाय के उद्घोष गूंज रहे हैं। मंदिर में आज दिन भर पूजा अर्चना का दौर चलने वाला है और इसके बाद जब शाम होगी तो बाबा ओमकारेश्वर की सवारी भी यहाँ पर निकाली जाएगी। तस्वीरें भी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं जहाँ भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ओमकारेश्वर और यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। श्रावण का पहला सोमवार है। भगवान श्री ओमकारेश्वर जी महाराज के पट प्रातःकाल 4 बजे से दर्शनार्थी खोल दिए गए थे। हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। आज कांवड़िया अपना जल भी भगवान श्री ओमकारेश्वर जी महाराज को अंतर अर्पण कर रहे हैं। और श्रावण मास के पहले सोमवार पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पूरी तरह शिवमय हो गई है। देर रात से ही महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। परंपरा के अनुसार भस्म आरती के लिए विशेष व्यवस्था की गई। वहीं आज दोपहर भगवान श्री महाकालेश्वर की शाही सवारी भी निकलेगी। देश भर से आए श्रद्धालु देर रात से ही बाबा महाकाल के दर्शन के लिए कतारों में खड़े रहे। परंपरा के अनुसार श्रावण सोमवार होने के कारण मंदिर के पट रात 2:30 बजे खोल दिए गए और अलौकिक भस्म आरती संपन्न हुई। पूजा की शुरुआत सभा मंडप में वीरभद्र जी के कान में स्वस्ति वाचन और घंटा बजाने की परंपरा के साथ की गई और इसके बाद गर्भगृह और नंदी हॉल के पट खोल दिए गए। पुजारियों ने भगवान महाकाल का जलाभिषेक किया। साथ ही साथ दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और फलों के रस से बने पंचामृत से भी अभिषेक किया गया। अच्छा लगा। महाकालेश्वर की भस्म आरती में आने के बाद ये मेरे लिए एक बहुत नया एक्सपीरियंस है जो आज तक मैंने कभी किसी दूसरी ज्योतिर्लिंग में ऐसा फील नहीं किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत भस्म आरती देख करके तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सच में भस्म आरती देख कर। सावन के पहले सोमवार के अवसर पर प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने भगवान शिव की सुंदर रेत कलाकृति बनाई। ओडिशा के पुरी तट पर इस आकर्षक रेत कला में भगवान शिव के स्वरूप को बहुत ही खूबसूरती के साथ उकेरा गया। नागेंद्र
और अब बात एक दिन एक उत्सव की। तमिलनाडु में आज आदि पेरुक्कू का पारंपरिक पर्व मनाया जा रहा है। तमिल महीने आदि के 18वें दिन मनाया जाने वाला ये त्योहार जल, प्रकृति और कृषि समृद्धि के प्रति आभार का प्रतीक होता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जब मॉनसून अपने चरम पर होता है तब तमिल धरती पर एक अनोखा त्योहार मनाया जाता है, आदि पेरुक्कू। ये त्योहार तमिल कैलेंडर के चौथे महीने के 18वें दिन मनाया जाता है। आदि पेरुक्कू अपने नाम में ही पूरी कहानी समेटे हुए है। आदि यानी महीना और पेरुक्कू यानी प्रचुरता। जब नदियां अपनी सीमाएं लांघकर उफनने लगती हैं, तब तमिल समाज जल के इस वरदान को सिर झुकाकर स्वीकार करता है। इसीलिए इसे पडिनेट्टाम पेरुक्कू भी कहा जाता है। इस त्योहार का सबसे भव्य रूप कावेरी डेल्टा में दिखाई देता है। त्रिची, कुंभकोणम, श्रीरंगम, तंजावुर और मयिलादुथुरई जैसे इलाकों में नदी किनारे भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। लोग न सिर्फ पानी की पूजा करते हैं बल्कि जीवनदायी जल स्रोतों के प्रति अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि तमिल संस्कृति में पानी केवल संसाधन नहीं बल्कि माँ के समान पूज्य है। इरोड जिले के कोडुमुडी स्थित मगुदेश्वर मंदिर में माता कावेरी की विशेष पूजा की जाती है। वहीं त्रिची के प्रसिद्ध श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में भगवान रंगनाथ की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। हाथी पर सवार भगवान रंगनाथ कावेरी नदी के तट पर पहुंचकर माता कावेरी को औपचारिक माला अर्पित करते हैं। आदि पेरुक्कू के अवसर पर मंदिरों में विशेष अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं और श्रद्धालुओं के लिए अन्नदान की व्यवस्था भी की जाती है। परिवार सुबह स्नान कर नए वस्त्र धारण करते हैं और नदी किनारे पूजा करते हुए समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। आदि पेरुक्कू सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि जल संरक्षण, कृषि जीवन और प्रकृति के साथ तमिल समाज के गहरे संबंधों को दर्शाने वाला उत्सव है। ये पर्व बेहतर बारिश, भरपूर फसल और समृद्धि की कामना के साथ मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। देना वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बच्चों को ये तो पता है कि जब तक पापा है तब तक सब सही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कल अगर पापा नहीं रहे तो क्या होगा, क्योंकि आपने तो टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं। थोड़ा तो समझदारी से काम लीजिए। पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या तकनीक मछलियों, पक्षियों और जानवरों की भाषा समझ पाएगी? इसी दिलचस्प विषय पर है हमारा आज का खास सेगमेंट साइंस स्पार्क। तो चलिए अपने सहयोगी गौरव के पास आपको लेकर चलते हैं। हम इंसान हजारों सालों से जानवरों की आवाजें सुनते आ रहे हैं। सुबह पक्षियों की चहचहाहट सुनते हैं, रात में डॉगी के भौंकने की आवाज सुनते हैं, जंगल में शेर की दहाड़, हाथियों की चिंगाड़ और समुद्र में व्हेल की रहस्यमयी आवाजों के बारे में जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सभी जीव आखिर एक दूसरे से क्या कहते हैं? क्या उनकी आवाजों में भी कोई भाषा, कोई संदेश या कोई भावना छिपी होती है? वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रकृति में रहने वाला लगभग हर जीव किसी न किसी तरीके से संवाद करता है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि हम आज तक उसकी भाषा समझ ही नहीं पाए हैं। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया के वैज्ञानिक एक ऐसी एआई तकनीक पर काम कर रहे हैं जो जानवरों की आवाजों को सुनकर यह समझने की कोशिश करेगी कि वे कब खतरे का संकेत दे रहे हैं, कब अपने साथियों को बुला रहे हैं और कब सामान्य रूप से संवाद कर रहे हैं, और तो और आपस में वो क्या बातें कर रहे हैं। ऐसे में क्या आने वाले समय में इंसान पहली बार जानवरों की दुनिया को थोड़ा और करीब से समझ पाएगा?
आइए साइंस स्पार्क के इस खास सेगमेंट में जानते हैं कि आखिर एआई प्रकृति की इस अनसुनी भाषा को कैसे समझने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये नई एआई तकनीक क्या है और जानवरों की भाषा समझने से क्या हासिल होगा। दरअसल ये नई एआई तकनीक इंसानों और प्रकृति के बीच मौजूद उस भाषा की दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रही है जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक अर्थ स्पेशीज प्रोजेक्ट के तहत नेचर एलएम ऑडियो नाम का एक अत्याधुनिक एआई मॉडल विकसित कर रहे हैं, जिसे खासतौर पर जानवरों की आवाजों को समझने के लिए तैयार किया गया है। ये एआई पक्षियों, वेल मछलियों, हाथियों, मेढकों समेत हजारों प्रजातियों की लाखों घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स का विश्लेषण करके ये पता लगाने में सक्षम है कि कौन सा जीव आवाज निकाल रहा है, वो किस तरह का संदेश दे रहा है और उसके व्यवहार में क्या बदलाव आ रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तकनीक की मदद से हम ये समझ सकेंगे कि किसी जंगल या समुद्री क्षेत्र में रहने वाले जीव सुरक्षित हैं या नहीं, उनकी आबादी घट रही है या बढ़ रही है और पर्यावरण में हो रहे बदलावों का उन पर क्या असर पड़ रहा है। इससे वन्य जीव संरक्षण के तरीके पूरी तरह से बदल सकते हैं, क्योंकि एआई कुछ ही घंटों में वो जानकारी जुटा सकता है जिसे समझने में वैज्ञानिकों को पहले महीनों लग जाते थे। आसान शब्दों में कहें तो इस तकनीक का उद्देश्य जानवरों को इंसानों की भाषा सिखाना नहीं, बल्कि इंसानों को प्रकृति की भाषा को बेहतर ढंग से सुनना और समझना सिखाना है, ताकि हम इस धरती पर मौजूद करोड़ों जीवों के साथ एक बेहतर और जिम्मेदार रिश्ता बना सकें। साथ ही किसी आपातकाल या आपदा की स्थिति में इनकी आवाज को सुनकर इन्हें बचा भी सकें और समझ सकें कि ये क्या कह रहे हैं। ये एआई जानवरों की भाषा को आखिर समझता कैसे है? अगर आप किसी जंगल में 5 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, तो आपको सैकड़ों तरह की आवाजें सुनाई देंगी। इंसानों के लिए यह समझना लगभग असंभव है कि इनमें कौन सी आवाज किस जीव या पक्षी की है और उसका क्या मतलब है। लेकिन एआई के लिए ये एक डेटा का खजाना है। नेचर एलएम ऑडियो में सबसे पहले किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग को अपलोड किया जाता है। इसके बाद एक विशेष ऑडियो इनकोडर उस आवाज को हजारों डिजिटल पैटर्न्स में बदल देता है। फिर एक शक्तिशाली भाषा मॉडल इन पैटर्न्स का विश्लेषण करता है। यह मॉडल आधुनिक एआई तकनीक पर आधारित है और इसे पक्षियों की चहचहाहट, वेल की आवाज, शेर की दहाड़, हाथियों की गूंज और यहां तक कि इंसानी आवाजों और संगीत के बड़े डेटा सेट्स पर प्रशिक्षित किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे हर प्रजाति के लिए अलग से ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अलग अलग जीवों की आवाजों में समानताओं और पैटर्न्स को पहचानकर उनसे नई जानकारी हासिल कर सकता है। यानी ये एआई किसी रिकॉर्डिंग को सुनकर यह भी बता सकता है कि वहां कौन कौन से जीव मौजूद हैं और वे किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। ये एआई क्या क्या काम कर सकता है और इससे क्या फायदा होगा? देखिए, नेचर एलएम ऑडियो केवल ये नहीं बताता कि आवाज किस जानवर की है, बल्कि ये उससे कहीं ज्यादा काम कर सकता है। उदाहरण के लिए ये किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग में मौजूद प्रजातियों की पहचान कर सकता है, ये बता सकता है कि कितने जानवर मौजूद हो सकते हैं और ये भी अनुमान लगा सकता है कि वे किस तरह का संदेश दे रहे हैं। जैसे कोई पक्षी अपने साथी को बुला रहा है, किसी खतरे की चेतावनी दे रहा है या सामान्य रूप से कुछ कह रहा है। कुछ मामलों में ये एआई ये भी पहचान सकता है कि आवाज किसी बच्चे पक्षी की है या एक वयस्क पक्षी की। इससे वैज्ञानिकों को जंगलों और समुद्री जीवों की आबादी का अध्ययन करने में बड़ी मदद मिलेगी। आज संरक्षण कार्यों में हजारों घंटों की ऑडियो रिकॉर्डिंग को इंसानों द्वारा सुनना बेहद कठिन और समय लेने वाला काम है, लेकिन एआई कुछ ही घंटों में लाखों ऑडियो सैंपल्स का विश्लेषण कर सकता है। इससे विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी प्रजातियों की समय रहते पहचान की जा सकेगी और उनके संरक्षण के लिए बेहतर फैसले भी लिए जा सकेंगे। क्या भविष्य में इंसान जानवरों से बातचीत भी कर पाएगा? यह सवाल सबसे ज्यादा रोमांच पैदा करता है, लेकिन इसका जवाब अभी नहीं है। वैज्ञानिकों ने साफ तौर पर कहा है कि उनका उद्देश्य जानवरों से इंसानों की तरह बातचीत करना नहीं है। नेचर एलएम ऑडियो फिलहाल केवल सुनने और समझने का काम करता है। यानी ये तकनीक ये समझने की कोशिश कर रही है कि अलग अलग परिस्थितियों में जानवर किस तरह की आवाजें निकालते हैं और उनका व्यवहार क्या होता है। भविष्य में वैज्ञानिक कृत्रिम यानी कि सिंथेटिक आवाजों की मदद से यह परीक्षण जरूर कर सकते हैं कि किसी चेतावनी या निमंत्रण जैसी आवाज पर जानवर किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन यह कहना
कि हम जल्द ही अपने पालतू कुत्ते से उसकी भावनाओं के बारे में बात कर पाएंगे। अभी विज्ञान की दुनिया से ये काफी दूर है। इस तकनीक का असली उद्देश्य जानवरों की दुनिया को बेहतर ढंग से समझना है, ना कि उन्हें इंसानी भाषा बोलना सिखाना। भविष्य में यह तकनीक हमारी दुनिया को कैसे बदल सकती है? अगर ये एआई तकनीक अपने लक्ष्य में सफल होती है तो आने वाले समय में ये इंसानों और प्रकृति के रिश्ते को पूरी तरह से बदल सकती है। नेचर LM ऑडियो जैसे अत्याधुनिक एआई मॉडल केवल जानवरों की आवाजों को रिकॉर्ड और पहचानने का काम नहीं करते, बल्कि वे उनकी आवाजों में छिपे पैटर्न, उनके व्यवहार और पर्यावरण में होने वाले बदलावों को भी समझने की क्षमता रखते हैं। कल्पना कीजिए कि भविष्य में वैज्ञानिक किसी जंगल से आने वाली आवाजों को सुनकर पहले ही ये पता लगा लें कि वहां रहने वाले जीव तनाव में हैं या नहीं, किसी प्रजाति की आबादी तेजी से घट रही है या नहीं, या जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र में कोई बड़ा बदलाव हो रहा है या नहीं। ठीक इसी तरह समुद्र की गहराइयों में रहने वाली व्हेल मछलियों के प्रवास मार्गों में बदलाव, हाथियों के झुंड के व्यवहार या दुर्लभ पक्षियों की मौजूदगी का पता भी एआई कुछ ही मिनटों में लगा सकेगा। सबसे खास बात यह है कि नेचर LM ऑडियो को हर प्रजाति के लिए अलग अलग प्रशिक्षित करने की आवश्यकता नहीं होती। ये हजारों जीवों की आवाजों और उनके संचार के तरीकों को समझते हुए नई प्रजातियों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाने की क्षमता रखता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले वर्षों में यह तकनीक वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता की निगरानी में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। इतना ही नहीं, ये हमें पहली बार इस धरती पर मौजूद करोड़ों जीवों की उस दुनिया को समझने का अवसर दे सकती है जो आज तक हमारे लिए एक रहस्य बनी हुई है। तो कुल मिलाकर देखें तो एआई अब केवल इंसानों को समझने तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि वो प्रकृति की अनसुनी आवाजों को भी समझने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा चुका है। हो सकता है कि आने वाले समय में हम जानवरों से बातचीत ना कर पाएं, लेकिन इतना जरूर है कि हम उन्हें पहले से कहीं बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। और शायद यही वो शुरुआत होगी जो हमें ये एहसास दिलाएगी कि इस धरती पर सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि करोड़ों अन्य जीवों की भी अपनी एक भाषा, अपनी एक सभ्यता और अपनी एक दुनिया है। तो ये तो थी साइंस से जुड़ी खबरें, और आइए आप चलते हैं खेल की दुनिया में। ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स का रंगारंग समापन हो गया है। अब 2030 में अहमदाबाद में अगले गेम्स खेले जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज औपचारिक रूप से अहमदाबाद को सौंप दिया गया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का समापन एक भव्य और रंगारंग समारोह के साथ हुआ, जिसने राष्ट्रमंडल की एकता, खेल भावना और सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाया। इस दौरान राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज औपचारिक रूप से भारत को सौंपा गया और अहमदाबाद को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए आधिकारिक रूप से प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही शताब्दी संस्करण की मेजबानी की भारत की तैयारियों का औपचारिक आगाज हो गया। समापन समारोह में भारत की सांस्कृतिक प्रस्तुति ने दुनिया भर के दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष प्रस्तुति से हुई, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार का है संदेश दिया गया। भारतीय और स्कॉटिश संस्कृति का अनूठा संगम भी देखने को मिला। प्रसिद्ध सितार वादक ऋषभ शर्मा और स्कॉटलैंड के विख्यात बैगपाइपर रॉस एस्ली की जुगलबंदी ने दोनों देशों की दोस्ती और सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊंचाई दी। इसके बाद मशहूर गायक शंकर महादेवन ने अपने बेटों सिद्धार्थ और शिवम महादेवन के साथ शानदार प्रस्तुति देकर भारतीय संगीत की आधुनिक और जीवंत पहचान दुनिया के सामने पेश की। समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। स्कॉटलैंड के दिग्गज रॉक बैंड सिंपल माइंड्स की प्रस्तुति ने समारोह को यादगार बना दिया। संगीत, संस्कृति और खेल भावना के इस अद्भुत संगम के साथ ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 का सफल समापन हुआ और अब दुनिया की निगाहें 2030 में अहमदाबाद में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों पर टिक गई है। ग्लासगो से नारायण सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मेक्सिको में कांतोया फेस्टिवल खूब धूमधाम से मनाया गया है। नया सवेरा में आज आपको इसी फेस्टिवल की तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। पालसकुआरो शहर में 250 से ज्यादा रंग बिरंगे पेपर बलून्स ने रात के आसमान को जगमग कर दिया है। देखिए सुंदर सुंदर तस्वीरें।
और इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आप ये मौसम की जानकारी देख लीजिए। इसी के साथ मुझे, संध्या और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।